Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum dear students and welcome to today class. Uh, we will cover in this lecture from diffusion, effusion, Graham's law and kinetic molecular theory of gases and one or two more topics inshallah. Let us start with diffusion. The spontaneous intermixing of molecules, इसको intermingling भी कहते हैं, of molecules of two or more gases, यानी दो या दो से ज़्यादा gases के molecules अगर खुद ब खुद एक दूसरे के साथ mix होते हैं तो that is diffusion. For example, यहाँ two gases हैं, this is gas 1 with reddish molecules and this is gas 2 with violet molecules, और ये इन दोनों के दरमियान में स्पेस है बहुत ज़्यादा. सो अगर हम इनको रास्ता प्रोवाइड करते हैं एक दूसरे से मिक्स होने में तो दोनों गैसेस के मॉलिक्यूल, इसके मॉलिक्यूल्स इधर मूव करेंगे और इसके मॉलिक्यूल्स इधर मूव करेंगे. सो दोनों गैसेस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे की तरफ मूव करते रहेंगे यहाँ तक एक होमोजेनस मिक्सचर क्रिएट हो जाएगा. तो डिफ्यूजन में हमेशा होमोजेनस मिक्सचर क्रिएट होता है और इस गैस का जो पार्शियल प्रेशर है वो पूरे कंटेनर में, यानी इधर भी और इधर भी, जहाँ जहाँ ये डिफ्यूज हो रही इधर भी, हर जगह इसका पार्शियल प्रेशर सेम हो जाएगा. ठीक है, इस जगह पर भी, इस जगह भी, यानी पूरे ही कंटेनर में इस गैस का इसी तरह दूसरी गैस का पार्शियल प्रेशर डिफ्यूजन के रिजल्ट में पूरे कंटेनर में एक जैसा हो जाएगा. लेकिन जैसे डिफ्यूजन का स्टार्ट में ये डायग्राम बनाई गई है, तो डिफ्यूजन का स्टार्ट आप देखें तो इधर गैस 1 का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है बिकॉज अभी डिफ्यूजन शुरू ही है. तो इधर गैस 1 के मॉलिक्यूल ज़्यादा है और इधर गैस 2 के मॉलिक्यूल ज़्यादा है, तो इधर पार्शियल प्रेशर उसका ज़्यादा है. लेकिन जैसे ही थोड़ी देर बाद डिफ्यूजन जो है वो कंप्लीट होती है तो होमोजेनस मिक्सचर क्रिएट हो जाएगा और फिर पार्शियल प्रेशर दोनों गैसेस का, गैस 1 का भी हर जगह एक जैसा रहेगा और गैस 2 का भी पार्शियल प्रेशर हर जगह एक जैसा रहेगा. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसका पार्शियल प्रेशर इसके इक्वल होगा, ये ज़रूरी नहीं. बिकॉज हो सकता है गैस 1 मॉलिक्यूल्स थोड़े हैं, गैस 2 के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हैं. सो दोनों का पार्शियल प्रेशर इक्वल मे बी ना हो, बट हर गैस का पार्शियल प्रेशर वो हर जगह पर होमोजेनस होगा, यकसा होगा. सपोज इसका पार्शियल प्रेशर 40 है तो हर जगह इसी गैस का, गैस 1 का पार्शियल प्रेशर 40 होगा आफ्टर डिफ्यूजन, और गैस 2 का पार्शियल प्रेशर सपोज 60 है क्योंकि ये तादाद में ज़्यादा है. सो आफ्टर डिफ्यूजन इसका पार्शियल प्रेशर हर जगह 60 होगा. और आम लाइफ की एग्जांपल्स हैं जो है वो स्प्रेड ऑफ सेंट या स्प्रेड ऑफ फ्रेग्रेंस ऑफ रोज इन एयर, दैट इज डिफ्यूजन. और जो गैस डिफ्यूजन गैस करते हैं ये एक्चुअली कोलिजन की वजह से गैस के मॉलिक्यूल्स की मोशन होती है. यानी गैस के मॉलिक्यूल्स मोशन क्यों कर रहे हैं? बिकॉज कॉन्स्टेंटली वो एक दूसरे के साथ कोलाइड करते रहते हैं, इसी वजह से वो मूव करते रहते हैं. सो इसी मूवमेंट की वजह से डिफ्यूजन होती है. सेकंड इज जो है इसमें एक और बात ये है कि अगर बैरियर happens when there are no holes or if holes in the barrier are larger than the mean free path. और यानी जो डिफ्यूजन है ये तब होती है जब बैरियर हो ही ना. ठीक है, बैरियर हो ही ना, और अगर बैरियर है तो फिर उसमें होल होना चाहिए. ये होल आपको नजर आ रहा है और ये होल कितना होना चाहिए? लार्जर देन मीन फ्री पाथ, इससे बड़ा होल होना चाहिए मीन फ्री पाथ. व्हाट इज मीन फ्री पाथ?
यानी होल का जो साइज है वो मीन फ्री पाथ से ज्यादा होना चाहिए। और ये मीन फ्री पाथ है, इट इज द एवरेज डिस्टेंस ओवर विच अ मूविंग पार्टिकल such as atom या molecule travels before substantially changing its direction as a result of collision। सादा लफ्जों में आप कहें तो मीन फ्री पाथ कहते हैं जब एक मॉलिक्यूल एक कोलिजन के बाद मूव कर रहा होता है और दूसरे कोलिजन होने तक वो जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो होल है इसका डायमीटर आप कह लें, या किसी भी सेंस में आप इसको डायमीटर कह लें, या इसकी इसकी लेंथ या विड्थ, जो मर्जी सेंस में आप कह लें, इस होल की लेंथ या विड्थ या डायमीटर वो अगर ग्रेटर होगा मीन फ्री पाथ से तो डिफ्यूजन होगी। और अगर लेस होगा, जैसे ये होल बहुत छोटा है, टाइनी होल है, तो ये टाइनी होल का जो डायमीटर है वो छोटा हो अगर मीन फ्री पाथ से, तो फिर डिफ्यूजन होगी। ये इन दोनों में मेन डिफरेंस है, कीप इन माइंड। और फ्यूजन की डेफिनेशन है कि मॉलिक्यूल्स जो हैं वो किसी भी गैस के मॉलिक्यूल्स एक टाइनी होल से एस्केप होना शुरू हो जाएं, भागना शुरू हो जाएं। और कहाँ जाएंगे वो? इनटू एन एरिया ऑफ लो प्रेशर। वैक्यूम का मतलब यहाँ एरिया ऑफ लो प्रेशर। ठीक है, वैक्यूम का मतलब हरगिज ये नहीं है कि यहाँ बिल्कुल ही कोई एयर नहीं होगी या कोई और गैस नहीं होगी। मे भी कोई और गैस हो, लेकिन वो वेरी लो प्रेशर पे होगी एज कंपेयर टू दिस गैस। ठीक है जी। और इसमें ये जो इफ्यूजन है, दैट इज नॉट ड्यू टू कोलिजन एक्चुअली। दिस इफ्यूजन इज ड्यू टू एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ मॉलिक्यूल्स। जब भी हम, यानी आप यूं समझ लें, गैस पर प्रेशर को हटाते हैं, कम करते हैं, तो गैस ऑटोमेटिकली एक्सपैंड होती है। यानी मॉलिक्यूल्स चाहते हैं कि वो एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर रहें और एक दूसरे से दूर भागें, ड्यू टू रिपल्शन आप कह लें उनकी। तो इस वजह से हम कहते हैं कि इफ्यूजन इज ड्यू टू जो एस्केपिंग टेंडेंसी होती है, एस्केपिंग रुझान होता है मॉलिक्यूल्स का किसी यानी दूसरे मॉलिक्यूल से दूर होके भागना, इसको हम ये, तो इस वजह से इफ्यूजन जो है वो होती है। और इसकी डेली लाइफ की एग्जांपल है एस्केपिंग ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम ट्यूब व्हेन इट गेट्स पंक्चर। और अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि इफ्यूजन कब होगी? जब साइज ऑफ होल जो है वो स्मॉलर होगा देन मीन फ्री पाथ ऑफ मॉलिक्यूल्स। यानी एक मॉलिक्यूल कोलाइड करते हुए जब दूसरे मॉलिक्यूल के पास आता है, सपोज ये कोलाइड करते हैं इसके पास है, तो कोलाइड करने के लिए इस कोलिजन से पहले एक कोलिजन से दूसरे कोलिजन तक मॉलिक्यूल का सपोज डिस्टेंस है, मैं ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ, 10 नैनोमीटर। तो ये जो होल है इसका साइज, इसका डायमीटर 10 नैनोमीटर से छोटा होना चाहिए। यानी इसका साइज समझ लें 9 नैनोमीटर, 8 नैनोमीटर, तो यूं होना चाहिए। सो इफ्यूजन होगी। और अगर ये होल 10 नैनोमीटर से बड़ा होगा, और यानी 11, 12 या सो ऑन, ये बहुत बड़ा होगा, नैनो की बजाय बड़ी यूनिट कर लें, सेंटीमीटर में या मीटर में बहुत बड़ा होगा, तो देन इस गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो भी इधर आएंगे, अगर इधर हुई तो गैस, ठीक है जी, वो भी इधर आएंगे, ये भी इधर जाएंगे, तो फिर डिफ्यूजन होगी। तो कीप इन माइंड ये स्टूडेंट्स की इफ्यूजन होती है जब साइज ऑफ होल दैट इज स्मॉलर देन द मीन फ्री पाथ। ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन, थॉमस ग्राम ने ये लॉ प्रपोज किया था, और इस लॉ के अकॉर्डिंग रेट ऑफ डिफ्यूजन या इफ्यूजन ऑफ अ गैस दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। ठीक है जी, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये भी
इफेक्ट करता है दोनों। अगर आप टेम्परेचर प्रेशर चेंज करते हैं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, बिकॉज ये जो डेंसिटी है ये डिपेंड कर रही है प्रेशर पे, मोलर मास पे, टेम्परेचर पे। आर तो कांस्टेंट होता है, हमने पढ़ा ना, डी इज इक्वल टू पी एम ओवर आर टी। सो डेंसिटी क्योंकि टेम्परेचर प्रेशर पे डिपेंडेंट है, सो और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेट के, सो रेट भी इस पर डिपेंडेंट हो सकता है। इसलिए बुक वाले ने कहा कि हमने ये चीज़ कांस्टेंट कर दी। अगर ये दोनों चीज़ें कांस्टेंट है, रेट टेम्परेचर और प्रेशर और आइडियल गैस कांस्टेंट, तो फिर डेंसिटी डायरेक्ट रिलेटेड होगी मोलर मास से ऑफ गैस। सो यही वजह है डियर स्टूडेंट्स कि हम रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट डेंसिटी, इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास ऑफ द गैस। नाउ प्रोपोर्शनल हटाएं तो इक्वल एंड कांस्टेंट आएगा के, और इस इक्वेशन को मजीद सिंप्लीफाई करें तो स्क्वायर रूट को आप दूसरी साइड पर ले जाएं, आर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये भी एक इसकी फॉर्म बनती है, और इसकी स्टेटमेंट आपको आनी चाहिए कि रेट ऑफ डिफरेंशिएशन जो है ये अगर मल्टीप्लाई करें स्क्वायर रूट डेंसिटी से, तो दोनों का जो प्रोडक्ट है मल्टीप्लाई होने के बाद जो आंसर आएगा वो कांस्टेंट होगा। सो अगर आपके पास टू गैसेस हैं, तो एक गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन R1 है, दूसरी का D1 है, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर कांस्टेंट आना चाहिए। इस तरह एक सेकंड गैस है, उसके रेट और डेंसिटी को मल्टीप्लाई करें तो उसका भी आंसर कांस्टेंट आना चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। तो इसको मजीद सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं इक्वेशन को। तो R2 को आप इस साइड पे लें तो ये R1 के नीचे आएगा, और आप D1 को इस साइड पे लें तो D2 के नीचे आएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, अनदर फॉर्म जैसी, तो ये एक ही कान को हमने पकड़ा हुआ है, कभी दाएं से पकड़ लेते हैं, कभी बाएं से पकड़ लेते हैं। सो दैट्स द इशू। सो आप डेंसिटी की जगह मोलर मास को भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ आप देखें R1 R2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट M2 ओवर M1। इस लॉ की वेरिफिकेशन के लिए आप चेक कर सकते हैं, जो है वो फर्स्ट ईयर की बुक है। वेरिफिकेशन एमसीक्यूज की सेंस में ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं। बहरहाल वेरिफिकेशन को आप लोग खुद देख लेना, और आप वेरिफिकेशन में लॉ अप्लाई किया हुआ है, सो आप पता चल जाएगा कि इसको अप्लाई कैसे किया जाए। Kinetic molecular theory of gases. This theory was proposed by scientist Bernoulli, और इसके मेन पॉइंट्स हैं, बहुत इजी हैं कि गैसेस टिनी पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स की बनी होती हैं, मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन करते हैं, और जो प्रेशर गैस एग्जर्ट करती है ऑन दी वॉल्स ऑफ कंटेनर, ये किस वजह से होता है? बिकॉज गैस के मॉलिक्यूल्स कोलिजन्स करते हैं वॉल्स के साथ। सो इस वजह से गैस का प्रेशर होता है, क्योंकि जब मॉलिक्यूल जाकर कोलाइड करेगा तो वो वॉल पर फोर्स लगाएगा ना कोई ना कोई। तो फोर्स जब भी किसी एरिया पर, कंटेनर के किसी भी पॉइंट पर या कहीं भी फोर्स किसी एरिया पर लगे, तो फोर्स ओवर एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। सो वो प्रेशर गैस का बनता है। ये जो कोलिजन्स होते हैं ये प्योरली इलास्टिक कोलिजन्स होते हैं। इलास्टिक कोलिजन्स ऐसे कोलिजन्स को कहते हैं कि जिनके दौरान टोटल मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स वो इक्वल होता है बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन, यानी मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी ज़ाया नहीं होती, कंजर्व्ड रहती है। तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी एक्सचेंज नहीं करते, एक्सचेंज करते हैं। जिसका मोमेंटम ज़्यादा होगा वो अगर कम मोमेंटम वाले मॉलिक्यूल से कोलाइड करेगा, तो ज़्यादा मोमेंटम वाला मॉलिक्यूल कम मोमेंटम वाले को एनर्जी ट्रांसफर कर दे, अब मोमेंटम ट्रांसफर कर देगा। सिमिलरली एनर्जी का इशू है। सो लार्ज एम्प्टी स्पेसेस होती हैं बिटवीन मॉलिक्यूल्स, और इनकी ज़्यादातर प्रॉपर्टीज़ वही हैं जो हमने गैसेस की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हुई हैं। सो वही के पॉइंट्स हैं। मॉलिक्यूल्स में कोई अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं होती, ये पॉइंट बाद में पता चला कि क्वालिटी है, तो इस पर बाद में हम डिस्कस करेंगे। सो सिमिलरली पॉइंट नंबर 6 है कि एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, VM मींस एक्चुअल वॉल्यूम। एक्चुअल वॉल्यूम से मुराद है कि आप जस्ट मॉलिक्यूल्स को ही कंसीडर करें, उनके दरमियान स्पेस को कंसीडर नहीं करना, ये एक्चुअल वॉल्यूम कहलाता है। यानी सपोज मॉलिक्यूल्स
एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम है 2, तो टोटल कंटेनर में मॉलिक्यूल्स हैं 10, और तो उनका वॉल्यूम अगर हम लें 20, तो ये होगा एक्चुअल वॉल्यूम। ठीक है। तो लेकिन जो जो आमतौर पर गैस का वॉल्यूम लिया जाता है, जिसे वॉल्यूम ऑफ गैस कहते हैं, वो कौन सा होता है? वो गैस के मॉलिक्यूल्स में एम्प्टी स्पेस को भी कंसीडर करता है। यानी मॉलिक्यूल्स तो कंसीडर होंगे होंगे जो इनमें एम्प्टी स्पेस है, जो उन्होंने एक दूसरे से दूर दूर है, तो वो सारा वॉल्यूम जितना भी उन्होंने ऑक्यूपाई किया होगा, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम ऑफ गैस। और ये आमतौर पर क्या होता है? ये वॉल्यूम ऑफ कंटेनर ही तो होता है। सो पॉइंट ये है कि जो एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल है, इसको हम नेग्लिजिबल कर सकते हैं एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर या वॉल्यूम ऑफ गैस। मॉलिक्यूल्स की मोशन में ग्रेविटी का कोई असर नहीं है, और ये मोशन ड्यू टू कोलिजन होती है, ये बात ऊपर भी डिस्कस हो चुकी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इन केल्विन स्केल, दैट इज आल्सो कॉल्ड एब्सोल्यूट टेम्परेचर। काइनेटिक गैस इक्वेशन काइनेटिक थ्योरी की बुनियाद पर ही आर.जे. क्लासियस ने प्रपोज की थी, और इसकी डेरिवेशन हमें जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करने की जरूरत नहीं। तो सिंपल इक्वेशन है पी इज इक्वल टू 1/3 mnc² बार। यहाँ पी प्रेशर, वी वॉल्यूम, m इज मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, और n इज नंबर ऑफ जो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेनर में होंगे, और c² बार, दिस इज कॉल्ड मीन स्क्वायर वेलोसिटी। बार यहाँ मीन को शो करता है और ये इसके साथ स्क्वायर है, और c वेलोसिटी को शो करता है, दिस इज मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ठीक है। तो मीन स्क्वायर वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या होगी? ये इसकी सिंबल है, और डेफिनेशन है कि आप एक सपोज गैस है, उस गैस में मॉलिक्यूल्स हैं 100 सपोज मॉलिक्यूल्स हैं। तो आप हर और अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, मैक्सवेल कहता है कि जी जो वेलोसिटीज हैं मॉलिक्यूल्स की, वो सेम नहीं होती, बिकॉज मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से कोलाइड करते रहते हैं, और दूसरा ये कि मॉलिक्यूल कंटेनर की वॉल से भी कोलाइड करते हैं। तो जब ये कोलाइड करते हैं, सपोज वॉल से अगर मॉलिक्यूल कोलाइड करेगा, तो अपना कुछ ना कुछ मोमेंटम वॉल को भी ट्रांसफर कर सकते हैं, और अगर ये एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, तो अब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल भी मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी वगैरह ट्रांसफर करते रहते हैं। सो वेलोसिटी जो है वो तमाम मॉलिक्यूल्स की सेम नहीं होती, बल्कि डिफरेंट हो सकती है। तो ये इसकी स्टेटमेंट है कि डिफरेंट वेलोसिटीज आर डिस्ट्रीब्यूटेड, डिफरेंट वेलोसिटीज तकसीम होती हैं कहाँ? मॉलिक्यूल्स के दरमियान, इन्हीं मॉलिक्यूल्स। सो अगर 100 मॉलिक्यूल्स हैं, तो उनकी 100 मॉलिक्यूल्स की आप वेलोसिटीज को का का स्क्वायर लो, और उनको जमा कर दो, और फिर टोटल तादाद मॉलिक्यूल्स पे तकसीम कर दो, तो ये आ जाता है मीन स्क्वायर वेलोसिटी। इट इज दी, सुन लें इसकी डेफिनेशन, इट इज दी एवरेज ऑफ, किस चीज का एवरेज है? एवरेज ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ऑल दी पॉसिबल वेलोसिटीज। तो ये जो वर्ड एवरेज है, इसमें ये बात आ जाती है कि हमने वेलोसिटीज जितनी भी हैं उनका स्क्वायर किया, उनका सम किया, फिर जमा किया, और फिर उसको उसकी तादाद पे, मॉलिक्यूल्स की तादाद पे तकसीम कर। और ये इसी से इसी इक्वेशन से इसको ड्राइव किया जाता है। इसकी जो वैल्यू है, दैट इज वेरी इजी। मैं आपको बता देता हूँ, सिंपल सी इसकी डेरिवेशन है कि यहाँ से आप 3 को दूसरी साइड पे ले जाएं, तो 3 pv हो जाएगा, और ये जो m और n है, इसकी जगह हम मोलर मास लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, कीप इन माइंड। वो इसलिए कि एक m होता है मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, और मोलर मास क्या होता है? मास ऑफ वन मोल मॉलिक्यूल्स। तो वन मोल कितना होता है? एवोगैड्रो नंबर 6.02 10⁻23। तो अगर हम बात करते हैं फॉर वन मोल ऑफ अ गैस, तो n आ जाएगा एवोगैड्रो नंबर। तो एवोगैड्रो नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं मास ऑफ गैस से, और मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस से, तो ये आपके पास आएगा टोटल एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का मास, यानी एक मोल का मास। आप इसकी कॉमन एग्जांपल यूं समझ लें कि एक मॉलिक्यूल का मास है सपोज 2, और मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं अगर 12 से, तो इसका आंसर आएगा 24।
तो मैं इसे कह सकता हूँ कि 1 दर्जन मॉलिक्यूल्स का मास है, क्योंकि 1 दर्जन में 12 मॉलिक्यूल होते हैं। सिमिलरली डियर स्टूडेंट्स, अगर आप एक मॉलिक्यूल की मास को एवोगैड्रो नंबर, मैं अगेन कह रहा हूँ कि यहाँ n एवोगैड्रो नंबर होगा कब, जब आप कहोगे फॉर 1 मोल, ये शर्त लगाना जरूरी है। तो फिर n इज इक्वल टू आ जाएगा Na के, ठीक है। सो ये तब उसकी बात होगी। तो जब मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो ये दोनों मल्टीप्लाई होकर आंसर क्या देंगे, मोलर मास। सो मोलर मास उधर जाकर आप डिवाइड कर दें तो आंसर क्या आ जाएगा, 3 PV/m। अब आइडियल गैस इक्वेशन लगाएं फॉर 1 मोल। आइडियल गैस इक्वेशन होती PV इक्वल टू nRT, लेकिन फॉर 1 मोल क्या हो जाएगा, स्मॉल n इज इक्वल टू 1 तो PV/RT हो जाएगा। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स आपने PV की जगह RT को पुट कर देना है, तो 3RT/m जो है दैट विल बी द, ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। सो दिस इज मीन स्क्वायर वेलोसिटी। और बोल्टमैन एक साइंटिस्ट था, उसने उसी बुनियाद पर लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जीज दी। उसने कहा कि जैसे वेलोसिटीज डिफरेंट होती हैं, सो एनर्जीज ऑफ मॉलिक्यूल्स वो भी डिफरेंट होती हैं। मॉलिक्यूलर वेलोसिटी की टाइप्स हैं हमारे पास आगे। तो इसमें सबसे पहली टाइप है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी की सिंबल डिफरेंट बुक्स पे डिफरेंट भी होती है, तो बहरहाल डेफिनेशन तो एक जैसी होगी। एवरेज वेलोसिटी की डेफिनेशन बहुत सिंपल है कि जितनी भी वेलोसिटीज हों उनका आप सम करके, मॉलिक्यूल्स की जो वेलोसिटीज है उनका सम करके मॉलिक्यूल्स की तादाद पे आप डिवाइड कर दें, तो दैट इज एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। दोनों में, एवरेज में और मीन स्क्वायर की डेफिनेशन में ये फर्क है कि मीन स्क्वायर में हम क्या करते हैं, वेलोसिटीज का स्क्वायर लेके बस फिर सम करके मॉलिक्यूल्स की तादाद पे डिवाइड करते हैं। तो यहाँ आपने स्क्वायर नहीं लेना, सिंपल सी बात है कि कोई मुश्किल नहीं। और इसकी डेरिवेशन ये है कि ये इसका आंसर आता है 8RT/πm, ठीक है जी। और इस पूरे के ऊपर स्क्वायर रूट आता है, स्क्वायर रूट 8RT/πm। तो 8/π को डिवाइड करके, क्योंकि पाई कांस्टेंट है, 3.14 होता है, और इसका स्क्वायर रूट लें तो 1.59 बन जाएगा। फिर अंदर सिर्फ ये रह जाएगा स्क्वायर रूट के RT/m। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी सिंपल है कि आपने जो जो मीन स्क्वायर वेलोसिटी है इसका स्क्वायर रूट ले लें। इसकी सिंबल है CRMS, ये इसका स्क्वायर रूट हमने ले लिया, तो ये इसकी वैल्यू थी, ये हमने इसका स्क्वायर रूट ले लिया, तो 3RT/m का स्क्वायर रूट। इसमें डियर स्टूडेंट्स ये चीज़ देखें, मैंने इसको कहा है कि ये बस आगे मैंने एक्सटेंशन की हुई, आप याद रखना चाहें रख लें, ना करना चाहें तो कोई बात नहीं। एक्सटेंशन ये है कि मैंने यहाँ 3P/d इसको लिखा हुआ है। तो डेंसिटी को आप समझ सकते हैं, अगर यहाँ आप पुट कर दें ना, डेंसिटी का की वैल्यू पुट कर दें PM/RT, तो डेंसिटी की वैल्यू पुट करते ही आप देखेंगे कि वो इसमें चेंज हो जाएगा, ये इक्वेशन आएगी। जो भी इसकी वैल्यू पुट करेंगे PM/RT, तो कट कट आके RT ऊपर चला जाएगा और PP से कट जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो आप पुट करके देखना जरा क्या बनता है। सो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की इक्वेशन है, यहाँ आप स्क्वायर रूट 3 को पुट करें तो ये आंसर आता है। तो मेरा ख्याल है ये वैल्यूज को ज़्यादा रट्टा लगाने की जरूरत नहीं, आप बस ये वैल्यूज 3RT/m स्क्वायर रूट कर लें, और ये वाली कर लें 8RT/πm स्क्वायर रूट कर लें, ये वैल्यूज ठीक है। ये बेशक अगर हो जाए तो ठीक है, ना हो तो कोई बात नहीं, ओके। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है मॉलिक्यूल्स की जो ज्यादातर मॉलिक्यूल्स रखते हैं वेलोसिटी को, ठीक है। जरूरी नहीं है कि अगर 100 मॉलिक्यूल्स हैं तो उसमें से सबकी डिफरेंट होगी, हो सकता है कुछ मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी सेम भी हो, जिसको एवरेज वेलोसिटी, सॉरी एवरेज तो और चीज है, हो सकता है कुछ मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी जो है वो सेम हो। तो ऐसे ऐसी वेलोसिटी जो ज्यादातर मॉलिक्यूल्स के पास हो, दैट इज कॉल्ड मोस्ट वेलोसिटी। और ये CMP सिंबल हो जाती है मोस्ट प्रोबेबल, और इसकी जो इक्वेशन है दैट इज 2RT/m। तो डी स्टूडेंट्स ये वैल्यूज जो हैं आपको रट्टा लगानी पड़ेंगी, ठीक है जी। ये हो गई
3RT/m होगी, फिर स्क्वायर रूट 3RT/m होगी, फिर स्क्वायर रूट 2 3RT/m होगी। तो बाज़-औक़ात वो कोई वैल्यूज दे के टी की और एम की, तो आपसे पूछ लेता है कि फलां वेलोसिटी की वैल्यू बताएं क्या हो सकती है। सो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना आना चाहिए। नेक्स्ट हम मूव करते हैं मॉलिक्यूलर कोलिजन्स पे। मॉलिक्यूलर कोलिजन्स जो स्टूडेंट्स तीन तरह की हैं। एक ग्लैंसिंग कोलिजन है, मैंने इस तरह भी ये बनाया हुआ है, और ये भी नीचे मैंने एक डायग्राम भी ऐड कर दी। ग्लैंसिंग कोलिजन ऐसी कोलिजन है जिसमें मॉलिक्यूल्स ऑलमोस्ट पैरेलल मूव कर रहे होते हैं, पैरेलल मूव कर रहे होते हैं। तो जब ये एक दूसरे से कोलाइड करते हैं तो थोड़ा थोड़ा सा इनका एंगल चेंज हो जाता है, ये इधर हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा। पैरेलल जब भी दो बॉडीज मूव कर रही हैं, सपोज आप एक कॉर में मूव कर रहे हैं और आपके साथ एक और कार जो है वो आ जाती है, तो दोनों कार्स में जो एक ही वेलोसिटी से अगर मूव कर रही हैं पैरेलल, तो फिर दोनों की वेलोसिटीज में एक दूसरे के लिहाज से कोई फर्क नहीं होगा। दोनों, इसका मतलब है एक दूसरे के लिहाज से स्टेशनरी हैं, साकिन है। तो आप अगर कुछ एक्टिव हैं थोड़े बहुत, तो आप थोड़ा सा जो है वो चीजें भी पकड़वा सकते हैं एक कार से दूसरी कार में, हालांकि दोनों ही मूव करें। सो इसको हम कहते हैं कि इनकी जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी दोनों की, सी आर उसको रिप्रेजेंट करें, दैट इज इसके से एक और दूसरी चीज जो है वो है हेड ऑन कोलिजन। हेड ऑन कोलिजन क्या होगा कि दो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बिल्कुल आमने सामने से आ रहे थे, और कोलाइड होने के बाद वो उसी पाथ से वापस चले जाते हैं जिस पाथ पर आए थे। इसे कहते हैं हेड ऑन कोलिजन। हेड ऑन कोलिजन में एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल की तरफ बढ़ रहा है। डियर स्टूडेंट्स, जब ये केस हो तो रिलेटिव वेलोसिटी को हम डबल हो गए कि ये कहती है डबल वेलोसिटी से दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं। तो सी आर हो जाएगी 2c के इक्वल, यानी डबल वेलोसिटी हो जाएगी। मैं आपको एग्जांपल आपको देता हूँ कि एक एक जो है वो आदमी खड़ा हुआ है और दूसरा आदमी कार में या बाइक पे उसकी तरफ मूव कर रहा है। तो वो जितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा वही रिलेटिव वेलोसिटी होगी। वो 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रहा है या जैसे भी आ रहा है, तो वो इस हम कहेंगे कि ये जो बाइक वाला है ये 40 मीटर पर सेकंड के लिहाज से वो जो बंदा खड़ा हुआ है उसकी तरफ जा रहा है। ठीक है। और सपोज अगर अगले वाला बंदा भी बाइक पे 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रहा हो और ये भी 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहे हैं, तो हम कहेंगे कि दोनों जो है वो एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर रहे हैं 40-40, यानी दोनों की जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो 80 हो जाएगी। और इससे क्या होगा कि पहली केस की निस्बत इस केस में वो जल्दी एक दूसरे से स्ट्राइक करेंगे, कोलिजन करेंगे। ठीक है। पहले अगर एक बंदा खड़ा हुआ है और दूसरा बाइक पे आ रहा है तो वो टाइम उसको कोलाइड करने में लगेगा। लेकिन जब अगले वाला बंदा भी उसी स्पीड से आ रहा हो, ये बंदा बंदा भी उसी स्पीड से जा रहा हो, तो फिर दोनों की कोलिजन जल्दी होगी। इसलिए हम कहते हैं कि दोनों की जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो डबल हो गई है। तो राइट एंगल्ड जो है वो कोलिजन क्या होगा, तकरीबन 90 के एंगल पे दोनों मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से कोलाइड करेंगे, या यूं समझ लें कि कोलाइड करने के बाद वो 90 के एंगल पे मूव कर जाते हैं। ठीक है। 90 का एंगल एक तो यूं होता है, आप लोग यूं कहते हैं ऐसे करके, फिर इसके परपेंडिकुलर यूं, ये 90 है, तो ये भी एक तरह 90 ही बन रहा है कि यहाँ से अगर आप इस लाइन को सीधा कर लें, ये लाइन यूं मॉलिक्यूल आ रहा है और ये मॉलिक्यूल यूं आ रहा है, तो अगर आप इस लाइन को सीधा स्ट्रेट समझें इस तरह, तो देखेंगे 90 का एंगल ही जा रहा है। सो 90 के एंगल पे मूव कर जाते हैं। इसकी रिलेटिव वेलोसिटी स्क्वायर रूट 2c है। ये जो स्क्वायर रूट है ये जस्ट 2 के ऊपर है, c के साथ 2 फिर मल्टीप्लाई हो रहा है। मीन फ्री पाथ के बारे में स्टूडेंट्स मैंने आपको ऊपर भी बता दिया, और इसकी जो वैल्यू है वो निकाली जाती है, इसकी सिंबल लैम्डा रखी जाती है, और ये होता है एवरेज वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल जो हमने ऊपर पढ़ी है, डिवाइडेड बाय कोलिजन फ्रीक्वेंसी, इसको z1 से रिप्रेजेंट करते हैं। कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या कहेंगे, नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड। ठीक है। और ज्यादा आप बात कर लें तो किसी गैस का वॉल्यूम का भी जिक्र कर लें साथ, यानी नंबर ऑफ कोलिजन ऑफ वन मॉलिक्यूल जो है वो इन यूनिट वॉल्यूम। ठीक है।
और पर सेकेंड, तो दैट इज कॉल्ड कोलिजन फ्रीक्वेंसी। तो मैं अगेन इसको रिपीट करूँ, नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकेंड, मैं अब सेकेंड को पहले लगा लेता हूँ, बाय वन मॉलिक्यूल इन यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, कोलिजन डायमीटर किसको कहते हैं? जब दो मॉलिक्यूल्स कोलाइड करें तो उनके सेंटर्स का जो डिस्टेंस होगा दैट इज कॉल्ड कोलिजन डायमीटर, यहाँ उसको सिग्मा से रिप्रेजेंट किया गया। तो जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी है जिस, ठीक है, ये उसको डिफाइन भी किया गया, नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकेंड फॉर वन मॉलिक्यूल। तो ठीक है, यहाँ वॉल्यूम का जिक्र नहीं किया गया, सिंपल कर दिया गया इक्वेशन को, आप वॉल्यूम का भी जिक्र कर सकते हैं। तो इसकी जो इक्वेशन है इसमें अब देखें, ये इसकी इक्वेशन है, रट्टा लगाना पड़ेगा इसको, स्क्वायर रूट टू, ये अलहदा है स्क्वायर रूट टू, बाकी चीज़ों पे स्क्वायर रूट नहीं है। तो पाई और सिग्मा स्क्वायर और एन, यहाँ एन क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये एक तरह की कंसंट्रेशन होती है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसलिए क्योंकि नीचे इक्वेशन के अंदर ही वो यूनिट वॉल्यूम इसी में, इसी के अंदर कंसीडर हो रहा है, लिहाजा ऊपर फिर मैंने जिक्र नहीं किया। तो आगे एवरेज वेलोसिटी है, तो दिस इज इक्वेशन, ये आपको याद रखनी चाहिए। दिस इज फॉर कोलिजन फ्रीक्वेंसी, ठीक है, उसकी मैंने यहाँ डेफिनेशन लिखी हुई है कोलिजन फ्रीक्वेंसी की। सो और आगे इसकी इक्वेशन भी लिखी है मैंने। ये तो थी एक मॉलिक्यूल के लिए। अगर हम करते हैं नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकंड फॉर एन मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो फिर क्या होगा जी? फिर इसकी ये वैल्यू आती है। अब ये थोड़ी चेंज है, तो ये कैसे ड्राइव हुई है, मैं आपको डेरिवेशन इसकी बता देता हूँ ताकि आपको ये कुछ देर याद भी रहे। डेरिवेशन से आपको आइडिया रहता है कि ये एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में कैसे चेंज होगी। तो देखिए, ये क्वेश्चन होती है फॉर वन मॉलिक्यूल, ठीक है। इसमें और जो मैंने लिखा उसमें थोड़ा सा ये फर्क है कि बुक वाले ने यहाँ जिससे मैंने लिया है उसने एवरेज वेलोसिटी को यू बार से शो किया, मैं सी बार से शो कर रहा हूँ फर्स्ट ईयर बुक के अकॉर्डिंग। सो इट्स ओके, आप एवरेज वेलोसिटी को यू बार से भी शो कर सकते हैं। तो ये तो है फॉर वन मॉलिक्यूल, लेकिन अगर आप फॉर एन मॉलिक्यूल्स लेंगे तो जाहिर बात है उस इसको मल्टीप्लाई एन करना पड़ेगा। यानी अगर आप यूं, जैसे मैथ्स की मैंने बात की कि अगर एक मॉलिक्यूल का मैथ्स जो है वो सपोज 2 है, तो जो अगर आपसे कहा जाए कि 10 मॉलिक्यूल्स का मैथ्स, तो आप 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिमिलरली ये एक मॉलिक्यूल की कोलिजन फ्रीक्वेंसी है, अगर एन मॉलिक्यूल्स की लेनी है तो एन से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये एन स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन इसमें एक चीज है, ये सही वैल्यू नहीं है, वो इस तरह के एक कुलयन जो है वो, कुलयन जो है वो मॉलिक्यूल्स की तादाद के इक्वल नहीं हो सकती, क्योंकि एक कुलयन करने के लिए दो मॉलिक्यूल्स यूज होते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर हमने एन मॉलिक्यूल्स की कुलयन लेनी है तो फिर हमें कुलयन को इस वैल्यू को टू पे डिवाइड करना पड़ेगा। बिकॉज अगर सपोज एक गैस के में, एक गैस का जो कंटेनर में बंद है उसके टोटल मॉलिक्यूल्स हैं फर्ज करें 100, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने ये टोटल मॉलिक्यूल्स एक तरह से हमने निकाल ली। तो अब उनकी अगर कुलयन होती हैं तो कुलयन 50 होंगी ना, यानी दो दो मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं तो कुलयन तो 50 होंगी, यानी तादाद से हाफ होगी। इसलिए डियर स्टूडेंट्स की एक मॉलिक्यूल की कुलयन फ्रीक्वेंसी, एन मॉलिक्यूल्स की अगर आपने कुलयन फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो एन से मल्टीप्लाई करने के बाद आपको 2 पे डिवाइड भी करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि एक कुलयन में दो मॉलिक्यूल्स हैं, ये रीजन भी बुक वाले ने लिखी है, मैंने इसको इसीलिए यहाँ कॉपी कर दिया है ताकि आप लोग इसको अच्छी तरह पढ़ लें। सो ये था। अब यहाँ ऊपर चेक करें तो ये स्क्वायर रूट 2 है और ये अकेला 2 है। तो इस 2 को अगर मैं आपको सिंपल कहूँ तो आप यूं कर सकते हैं, यहाँ से पावर स्क्वायर रूट का मतलब हाफ है, हाफ यहाँ नीचे 1 आके 1 से माइनस होगी, तो 1 माइनस हाफ, नीचे हाफ रहेगा, आप यूं भी कर सकते हैं, ठीक है जी। और तो ये सिंपल होगी। इसके बाद जो सी स्क्वायर बार है इसकी वैल्यू जो है वो आप पुट कर दें, सी स्क्वायर बार की वैल्यू ये पड़ी हुई है, हमने पीछे पड़ी है, सिंपल है, एटा टी और पाई एम। और डियर स्टूडेंट्स, इसमें आप यहाँ पर ये वैल्यू इसकी पुट कर देंगे तो हमारे पास
ये वैल्यू आ जाएगी 8 RT ओवर पाई एम। यहाँ से आप जो यहाँ थोड़ा गौर करें तो जो 8 है, ध्यान से सुने, 8 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसमें से जो एक 2 है स्क्वायर रूट का, वो यहाँ से कट जाएगा, इस 2 से स्क्वायर रूट 2 से कट जाएगा, पीछे रह जाएगा 2 रह जाएंगे, यानी 2 × 2। तो 2 × 2 अगर स्क्वायर रूट के अंदर हो तो वो स्क्वायर रूट को काट के बाहर आ जाता है। हमने बड़ी बार पढ़ा हुआ है, जैसे ये बुक वाले ने एग्जाम्पल भी दी है कि पाई मल्टीप्लाई पाई अगर स्क्वायर रूट में हो तो इसको हम इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, पाई। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से फिर जो है वो 2 बाहर आ जाएगा, पीछे हमारे पास रह गया पाई। तो ये देखें, यहाँ भी वही सीन होगा जो ऊपर यहाँ हुआ। क्या हुआ था, यहाँ नीचे स्क्वायर रूट पाए, ठीक है, ये स्क्वायर रूट सबके ऊपर है और यहाँ सिर्फ पाए। तो यहाँ पाए इसकी पावर, इसका मतलब 1/2 है, तो ये ऊपर लेके जाएंगे तो ऊपर जाके माइनस हो जाएगी पावर। तो 1 में से माइनस हाफ यानी 1/2 करेंगे तो पीछे 1/2 रह जाएगा, यानी ये पाए के ऊपर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो इसलिए इसको स्क्वायर रूट वाली वैल्यू के साथ हमने लिख दिया यहाँ पाई RT ओवर एम। तो या दूसरी तरह आप यूं भी कर सकते हैं कि इस पाई का मतलब है, इस पाई का क्या मतलब है, इस पाई का मतलब है स्क्वायर रूट पाई मल्टीप्लाई पाई। इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं। तो एक स्क्वायर रूट वाला पाई एक पाई से कट गया, एक स्क्वायर रूट वाला पाई पीछे बच गया, उसको हम फिर स्क्वायर रूट की वैल्यू के साथ लिख देते हैं। दोनों तरीकों में से जो आपको इजी लगे आप कर सकते हैं। एम स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा और RT ओवर एम भी वैसे ही आ जाएगा। तो ये हमारे पास बनती है कोलिजन फ्रीक्वेंसी फॉर एन मॉलिक्यूल्स। और अगर आपने मीन फ्री पाथ निकालना है तो आपने जो है वो दोनों वैल्यूज, आप ये वाली वैल्यू भी ऊपर पुट कर सकते हैं मीन फ्री पाथ वाली इक्वेशन में, तो फिर ये वेलोसिटी वेलोसिटी से कट जाएगी। मैं ये वैल्यू अगर ऊपर लेके जाऊं तो वो सिंपल हो जाएगी इक्वेशन कि आप ये देखें 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर C बार एम स्क्वायर, ये क्या है जी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ आप यहाँ अगर पुट करते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी को यहाँ पर नीचे, तो वो ऊपर वाली जो C बार है उससे C बार कट जाएगा, बाकी वैल्यू जो नीचे हैं वो इसका मीन फ्री पाथ का आंसर आ जाएगा। तो बेहतर ये है क्योंकि ये मीन फ्री पाथ एक मॉलिक्यूल के लिए होता है, तो हम जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी है वो एक मॉलिक्यूल वाली यानी ये वाली यूज करें। तो ये जो बार वाली वैल्यू वो ऊपर कट जाएगी, तो नीचे फिर यही रहेगा 1 ओवर, यानी मीन फ्री पाथ की ये वैल्यू आ जाएगी 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर एम। ये कहाँ जाएगा, ये ऊपर एवरेज वेलोसिटी से कट जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, दैट इज ऑल अवर टुडेज टॉपिक। और आई होप कि आप लोगों को अच्छी तरह समझ आएगा। जहाँ से समझ ना आए वहाँ से आप थोड़ा सा पीछे करके इसको दोबारा गौर से सुने। और एनी क्वेश्चन आपका हो किसी भी टाइम तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पूरा लेक्चर सुनने के बाद जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं आप डियर स्टूडेंट्स वहाँ नोट करें और मुझे आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस एंड अल्लाह हाफिज़।